नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, एक नई व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गौर फरमाइए। व्यंग्य का शीर्षक है, कहाँ लापता हो गई न्याय की देवी, चौकीदार का चौंकाने वाला खुलासा। ये एक सनसनीखेज खबर थी। पूरा देश भौचक्का था। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, और वो ये कि आखिर न्याय की देवी कहाँ लापता हो गई, क्यों गायब हो गई। ये सब क्या हो गया आदि? शासन प्रशासन सब परेशान, सत्ताधारी दल तो और भी परेशान। चुनाव के मौसम में इस तरह की घटना का मतदाताओं पर बुरा असर पड़ सकता है। उसके स्पिन डॉक्टर्स दिमाग खपा रहे हैं कि इस खबर को कैसे दबाया जाए, कैसे लोगों का ध्यान हटाया जाए और कैसे इसका दोष विपक्ष पर मढ़ दिया जाए। वैसे आनन फानन में उसने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दूसरी एजेंसियों को भी खोज पर लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इंटरपोल को भी सूचना दे दी गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गोदी मीडिया ने भी पहले इस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश की। उसे जो टूल किट दिया गया था, उसके हिसाब से उसने खबर को अंडर प्ले किया और इशारों इशारों में विपक्ष की साजिश बताया। विपक्षी नेताओं, खास तौर पर राहुल प्रियंका पर हमला भी बोल दिया। एक चैनल ने तो जॉर्ज सोरस, अमेरिका और कांग्रेस को जोड़ते हुए इसे डीप स्टेट का कारनामा भी बता दिया। मगर जब खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, विदेशी मीडिया में सुर्खियां बनने लगीं और तमाम विपक्षी नेताओं ने ट्वीट करने शुरू कर दिए, तो गोदी मीडिया को भी मजबूरन खबर को महत्व देना पड़ गया, लेकिन केवल दिखावे के लिए और बैलेंस बनाने के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से न्याय की देवी का गायब होना एक अनहोनी घटना थी। इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जगह से देवी के गायब होने से सब हैरान परेशान थे। लोग कयास लगाने लगे कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। एक अनुमान ये लगाया गया कि आंखों से काली पट्टी हटने के बाद देवी ने न्याय की जो हालत देखी, उसके बाद वो विक्षिप्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट से निकल भागी। बहुत सारे लोगों ने दावे भी किए कि उन्होंने हाथ में तराजू और तलवार लिए सफ़ेद साड़ी में एक औरत को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भरे बाजार में रोते बिलखते भीख मांगते देखा है। उन्होंने बताया कि वो भीख में रुपए पैसे नहीं मांग रही थी, इंसाफ मांग रही थी, और लोग उसकी बातें सुन सुनकर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि कोई महिला न्याय की देवी बनकर रील बना रही है ताकि व्यूज़ बटोरे जा सकें। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दूसरा अनुमान ये था कि सरकार ने ही उसे हटवा दिया है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पट्टी खुलने के बाद न्याय की देवी उसकी पोल खोलेंगी, उससे जुड़े मामलों में रोड़े अटकाएगी और अभी तक जैसा चल रहा था वैसा चलने नहीं देगी। पट्टी बंधी रहती तो न्याय की देवी को कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे अभी तक पता नहीं चल रहा था। जज लोग ज़ोर ज़ोर से जो बोलते वही सुनकर वो संतुष्ट हो जाती कि न्याय हो रहा है। अब वो अदालत का सारा ड्रामा देख सकेगी, जजमेंट पढ़ सकेगी, जिससे सब कुछ सामने आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि जज जो बोलते हैं वे तो अपने आदेशों में लिखते नहीं हैं। एक तीसरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो ना हो ये अडानी अंबानियों का काम होगा। उन्हें डर सता रहा होगा कि न्याय की देवी की नज़र सबसे पहले उन्हीं की कारगुजारियों पर पड़ेगी और वो देश के घपले घोटालों से लेकर टैक्स हेवन तक खंगाल डालेगी। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। फिर उन्हें ये भी आशंका रही होगी कि अगर न्याय की देवी जजों की बुद्धि फेर कर किसानों, मजदूरों और जवानों के हक में फैसले करवाने लगी, तब तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। फिर तो जज वकील कुछ न कर पाएंगे और उनका सारा साम्राज्य बिखर जाएगा।
चौथे अनुमान के मुताबिक हो न हो ये अपराधियों और माफिया तंत्र का काम होगा। महिला पहलवानों के मामले में या नेताओं और अपराधियों के नेक्सस के मामले में न्याय देवी जजों को सही फैसले देने के लिए मजबूर कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उसका अपहरण ही कर लिया हो तो आश्चर्य नहीं है। कुछ अतिरेकवादी तो न्याय की देवी के साथ रेप और हत्या तक की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। ये भी चर्चा आम है कि इसकी सुपारी बिश्नोई गैंग को दी गई होगी। पांचवा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं न्याय व्यवस्था की स्थिति को देखकर न्याय की देवी ने आत्महत्या ही न कर ली हो। ऐसा होना बहुत अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। हमारे वकीलों और जजों की संवेदनशीलता भले ही मर गई हो, मगर न्याय की देवी तो न्याय की देवी है। वो इतना निष्ठुर और उदासीन तटस्थ कैसे हो सकती है कि इतना सब जानने के बावजूद अदालत में तराजू और संविधान लेकर खड़ी रहती। अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, मगर कोई सामान्य बुद्धि वाला भी सोच सकता है कि सच्चाई पता लगने के बाद देवी को कितनी आत्मग्लानि हुई होगी। तय है कि उसने खुद को 1000 बार कोसा होगा। उसके बाद तो उसके सामने आत्महत्या का विकल्प ही बचा होगा। ऐसा भी नहीं था कि निराश होकर देवी वापस स्वर्ग में लौट जाती। वहाँ जाकर वो किस मुंह से बताती कि उसके रहते हुए मृत्युलोक में कितना अन्याय हो रहा है। क्या पता कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए वहाँ उसे कड़ा दंड भी दे दिया जाता। उस दंड से बचने के लिए उसने खुदकशी का रास्ता चुन लिया हो तो किम आश्चर्यम। इधर पूरा देश कयास लगाने में व्यस्त था तो उधर एक यूट्यूबर विस्फोटक खबर लेकर आ गया। उसने बताया कि पट्टी खुलने के बाद से न्याय की देवी हर रात रिकॉर्ड रूम में जाकर हर फैसले को बारीकी से जांच रही थी, पढ़ रही थी। उसने रिकॉर्ड रूम के चौकीदार से इंटरव्यू भी कर डाला। चौकीदार के साथ किया गया इंटरव्यू इस प्रकार था। यूट्यूबर: आपने बताया कि न्याय की देवी रोज़ रात को रिकॉर्ड रूम में जाती थी। चौकीदार: जी साहब। यूट्यूबर: ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। चौकीदार: नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यूट्यूबर: क्या देखा है? चौकीदार: यही कि वो रिकॉर्ड रूम में जाती थी और पूरी रात भर वहाँ फाइलें देखती रहती थी। यूट्यूबर: रिकॉर्ड रूम की चाबी तुम्हारे पास रहती है, तो क्या तुमने उसे चाबी दी थी? चौकीदार: ऐसा मत कहिए साहब, गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। यूट्यूबर: फिर वो रिकॉर्ड रूम में घुसी कैसे? चौकीदार: देवी देवताओं को भला चाबी की जरूरत होती है साहब? वे तो कहीं भी आ जा सकते हैं। यूट्यूबर: क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि वो रिकॉर्ड रूम में जाती थी? चौकीदार: मैंने इन्हीं आंखों से देखा है साहब। यूट्यूबर: और क्या क्या देखा था तुमने? चौकीदार: मैंने देखा कि वो बड़े बड़े केसों की फाइलें निकाल कर देखती थी। यूट्यूबर: बड़े बड़े केसों की फाइलें मतलब? चौकीदार: उसने राफेल की फाइल देखी, राम मंदिर, इलेक्टोरल बॉन्ड, धारा 370, महाराष्ट्र में सरकार गिराने वाली फाइल, हिंडनबर्ग और अडानी की फाइलें, पेगासस की फाइल, सहारा की फाइल, वेदांता की फाइल, भीमा कोरेगांव की फाइल, अर्नब गोस्वामी की फाइल, सुदर्शन टीवी और यति नरसिंहानंद की फाइलें, उमर खालिद की फाइल, ईडी सीबीआई के केसों की फाइलें। यूट्यूबर: बस 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 यार, तुम तो प्रधान सेवक से ज़्यादा फेंकने लगे। चौकीदार हो तुम और इन केसों के बारे में ऐसे बता रहे हो जैसे सुप्रीम कोर्ट में वकील लगे हो। चौकीदार: साहब, मैं MA LLB हूँ, सब समझता हूँ। यूट्यूबर: अगर MA LLB हो तो फिर चौकीदार क्यों बने हो? चौकीदार: 2 वजहों से। एक तो जब मैंने वकालत शुरू की तो देखा कि जज से लेकर वकील तक सिवाय झूठ बोलने के कुछ कोई कर ही नहीं रहा है। मैंने सोचा झूठा वकील बनने से अच्छा है चौकीदार बन जाओ। सरकारी नौकरी है, कम पैसे मिलेंगे मगर
आत्मा तो नहीं मारनी पड़ेगी। यूट्यूबर, और दूसरी वजह क्या है? चौकीदार। कुछ लोगों ने चौकीदारी को बहुत बदनाम कर रखा है। खुद को बताते तो चौकीदार हैं, मगर जनता को लूटते हैं, उनके पैसे धन्ना सेठों को देते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ईमानदार चौकीदार बनकर न्याय की रक्षा करूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूट्यूबर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि तुमने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? चौकीदार, 2 वजहों से। यूट्यूबर, फिर 2 वजहें? कौन सी 2 वजहें? चौकीदार, पहली तो ये कि अगर रिपोर्ट करने जाता तो कौन मेरा भरोसा करता। सब यही कहते कि चौकीदार पागल हो गया है, सठिया गया है, इसे हटाओ, इसका स्क्रू ढीला है। यूट्यूबर, और दूसरी वजह? चौकीदार, मैं चाहता था कि न्याय की देवी अच्छे से छानबीन कर ले ताकि उसे असलियत पता चल जाए और वो जजों को भी ठीक कर दे, अदालतों को भी ठीक कर दे। यूट्यूबर, इच्छा तो तुम्हारी बड़ी नेक है, मगर अब सावधान रहना, देश में फेक एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं। चौकीदार, मौत से डर नहीं लगता साहब, अन्याय से लगता है। यूट्यूबर, अब फिल्मी डायलॉग भी मारने लगे। चलो, धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहरहाल, इस इंटरव्यू के जारी होते ही हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस ने चौकीदार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यूएपीए के तहत उस पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने और देश में अशांति तथा अस्थिरता पैदा करने के आरोप में उसे जेल में डाल दिया। ईडी ने भी उस पर हवाला के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के आरोप लगा दिए हैं। ये तय माना जा रहा है कि 2-3 साल तो उसे जमानत नहीं ही मिलेगी और तब तक मामला शांत हो जाएगा। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो चुका है। ये पत्र न्याय की देवी का बताया जा रहा है। ये व्यंग्यकार इस पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। पत्र इस प्रकार है। मेरे प्रिय भारतवासियों, मुझे खेद है कि अचानक आप सबको छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। दरअसल जब तक मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी तब तक मैं मुगालते में थी कि देश की अदालतें बढ़िया काम कर रही हैं और हर इंसान को न्याय मिल रहा है। मैं अपनी भूमिका से इतनी संतुष्ट थी कि मैंने काली पट्टी की वजह से बिना किसी भेदभाव के न्याय सुनिश्चित कर रही हूँ ये मान लिया था। न्यायपालिका में कभी मेरे कामकाज को लेकर कोई उंगली नहीं उठाई गई। अगर कभी कोई उंगली उठी भी तो किसी जज, जांचकर्ता या सरकार की ओर से। मुझे सब ने सम्मान के साथ देखा और मेरी गरिमा का ख्याल भी रखा। इससे मेरी ये खुशफहमी बनी रही। लेकिन जैसे ही मेरी आंखों से पट्टी उतरी मैं तो दंग रह गई, हैरान रह गई। मुझे लगा कि मेरी पट्टी बंधी आंखों से भी गहरा अंधकार अदालतों में है। मुझे अपने घर जाना है। वहाँ फैसले तो हो रहे हैं मगर न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने जब बड़े फैसलों को देखना शुरू किया तो देखा कि अधिकांश फैसले आम नागरिकों के खिलाफ और शासक वर्ग के पक्ष में दिए जा रहे हैं। नेताओं को, सरकारों को, धन्ना सेठों को बचाया जा रहा है। दूसरी ओर झूठे मुकदमों में फंसाए गए प्रोफेसरों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों तक को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। ये सब देखने के बाद मेरे लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं अपराध बोध और पश्चाताप से भर गई हूँ। मुझे लग रहा है कि अदालत में मेरे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमको परेशान किया गया। ठीक है, बोलो ना। मेरे पास तो अब मेरी तलवार भी नहीं है कि सत्ता, न्यायपालिका और धन्ना सेठों के गठजोड़ को काट सकूं। इसलिए मैं अब अज्ञातवास पर जा रही हूँ। मुझे मत ढूंढना। अगर ढूंढना है तो उन लोगों को ढूंढना, उस व्यवस्था को ढूंढना जो स्वार्थी, भ्रष्ट जजों और नेताओं से दूर हो, उसको व्यवस्था को बदल सके। मेरी मंगल कामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ये पत्र वायरल हो चुका है। देश के हर नागरिक को इसे पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए
कि न्याय की देवी ने जो कहा है वो कैसे किया जा सकता है। जब तक आप हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक न्याय तंत्र से न्याय की उम्मीद रखना बेमानी होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये व्यंग्य पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दर्ज कराइएगा। जय हिंद।